बासी आटे के ताजा फुलके। नूरपुर गांव में सुबह का समय था। मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियां साथ साथ गूंज रही थी। आंगन में धूप फैल रही थी और रसोई में दो औरतें काम में लगी थी, जिसमें बड़ी बहू अंजलि और साथ में छोटी बहू यानी कि रीमा। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ रसोई में काम कर रही थी। वो दोनों एक ही घर में रहती थी, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अंजलि बड़ी बहू थी, जो कि थोड़ी अक्खड़, कंजूस और हर काम में खुद को श्रेष्ठ मानने वाली। वहीं सोनिया थी शांत, मीठी बोलने वाली और सबकी परवाह करने वाली। अंजलि घर में बड़ी थी, इसलिए हर काम में अपनी ही चलाती थी। रीमा, देख जरा, पड़ोस से मुर्गी आंगन में आ गई और अब वो फिर गंदगी फैला देंगी। भगा उन्हें यहाँ से। तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? भाभी, अभी साफ कर देती हूँ, लेकिन पहले माँ जी के लिए नाश्ता बना लूं। वो शुगर पेशेंट है, उन्हें भूख लग गई होगी। नाश्ता तू बनाएगी? आज तो मेरी बारी है, तू रहने दे। तेरे बनाए फुलके तो चपाती नहीं, पत्थर लगते हैं जो ठीक से चबाए भी नहीं जाते। लेकिन भाभी, आज तक किसी ने शिकायत तो नहीं की। तू चुप कर, तुझे क्या पता। चल, अब जितना कहा उतना कर, समझी? ये बात सुनकर सोनिया चुप रह गई। वो जानती थी कि जेठानी से बहस करने का मतलब है अपना ही मूड ऑफ करना, क्योंकि अपने आगे वो किसी की सुनती नहीं थी। इसलिए सोनिया आंगन में मुर्गियां भगाने चली गई और अंजलि ने पीछे से झट से रसोई में रखा आटे का डिब्बा खोला, जिसमें कल का बचा गुथा हुआ आटा रखा हुआ था, जो कि सूख कर कड़ा हो गया था। इसकी रोटियां बना देती हूँ, क्यों बेकारी आटा खराब करना। लेकिन तभी कुछ देर बाद सोनिया आंगन से आ गई और बासी आटा देखकर बोली, भाभी, ये आटा तो बासी हो गया है, नया गूंथ लीजिए। अरे वाह, तू क्या जाने बचत क्या होती है। ये आटा फेंक दूंगी तो फिर सासू माँ कहेंगी कि बहुएं हाथ खोलकर खर्च करती हैं। बासी हो या ताजा, रोटी तो रोटी ही होती है, क्या ही फर्क पड़ता है। जानती है ना हमारे पति कितनी मेहनत से कमाते हैं। पर भाभी, अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, बासी आटा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब तू मुझे सिखाएगी क्या? जा तू अपने काम कर, मैं तुझसे बड़ी हूँ और अच्छे से जानती हूँ क्या कैसे करना है। फिर सोनिया ने सिर झुका लिया। वो चुपचाप अपनी जेठानी के साथ काम करवाने लगी। अंजलि बहू, जल्दी कर, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अंदर रसोई से बड़ी बहू बोली, बस माँ जी, तवे पर फुलके रख दिए, 5 मिनट में लेकर आ रही हूँ। सोनिया ने देखा कि फुलके तवे पर सूख रहे हैं, उनमें फुलाव नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बेचारी माँ जी कैसी ये सूखी रोटियां चबाएंगी। तभी वो बोली, भाभी, थोड़ा घी लगा दीजिए, ये बासी रोटियां थोड़ी नरम तो हो जाएंगी। घी? क्यों, तेरे मायके से आए क्या? ये मेरी माँ ने भेजा और तू क्या चाहती है, मैं ये पूरा डिब्बा खाली कर दूं? रहने दे, सासू माँ को सब ठीक लगेगा। चल, अब जल्दी से खाना परोस थाली में। कुछ देर बाद, लीजिए माँ जी खाना। फिर जैसे ही गोमती देवी ने एक निवाला लिया, पर दांत लगाते ही फुलका टूटा ही नहीं। अरे ये क्या है बहू, ये तो रोटी नहीं लकड़ी लगती है, ये तो टूट ही नहीं रही। अब माँ जी, गाँव का आटा है ना, थोड़ा सख्त तो होता ही है, और क्या पता आटा ही पुराना हो। सविता, कल मैं खुद नया आटा लाया था, फिर ये पुराना कैसे हो गया? अब वो मुझे क्या पता जी, मैं इस आटे में थोड़ी ना घुसी हूँ। फिर खाना खाकर दोनों भाई काम पर चले गए। फिर अंजलि और सोनिया ने भी जैसे तैसे वो रोटी खाई। इसके बाद दोनों घर के कामकाज में लग गई। अंजलि बेहद ही चालाक थी, वो ज्यादातर काम अपनी देवरानी से लेती रहती। अरे सोनिया, ये क्या, तू अभी तक इन कपड़ों में ही लगी है? जल्दी जल्दी काम कर, फिर तुझे सब्जी भी तो बनानी है। और हाँ, आटा रहने देना, मैं लगा लूंगी। ये जेठानी जी तो कितनी चालाक है, सारा काम मैं करूँ और खुद थोड़ा सा काम करे। सोनिया कपड़े धोने के बाद सब्जी बना देती है, जिसके बाद वो देखती है कि जेठानी ढेर सारा आटा परात में गूंथ देती है। हे राम, इतना सारा आटा जेठानी जी? हाँ, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड आने वाली है और रात को आटा गुथा हुआ रहेगा, तो हमें सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा। खैर, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर अंजलि वही ढेर सारा आटा गूंथ लेती और अगले दिन फिर सबको बासी आटे की रोटियां बनाकर खिलाती है। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज सोनिया को उल्टियां होने लगती है। अरे क्या बात है सोनिया बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे माँ जी, मुझे तो कोई और ही बात लगती है। वो क्या भला? लगता है आप दादी बनने वाली हैं। क्या, सच में? सोनिया बहू, ये सच है? हाँ? ये बात सुनकर सोनिया मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सोनिया घर के काम तो करती ही, साथ ही अपना ध्यान भी रखती। ना जाने ये जेठानी जी की बासी आटे की रोटी खिलाने की आदत कब जाएगी। पहले तो मैं ये सब खा भी लेती थी, लेकिन अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ, ये मेरे लिए और मेरे बच्चे दोनों के लिए सही नहीं होगा। ऐसा कहकर अब सोनिया अपनी जेठानी की इस आदत का तोड़ निकालने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन, जेठानी जी, वो आप तो जानती, इस हालत में मुझसे कपड़े नहीं धोए जाएंगे, तो आप एक काम कीजिए ना,
कपड़े आप धो दीजिए, तब तक रोटी मैं बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन सुन, जो बासी आटा बचा है ना, उसी की रोटियां लगाना। ये भी कोई कहने की बात है जेठानी जी। अब अंजलि तो अपना ऑर्डर देकर चली जाती है, लेकिन सोनिया भी अब चालाकी दिखाती है। वो झट से थोड़ा सा ताजा आटा गूंथती है और उसकी ताजी ताजी रोटियां बनाने लगती है। कुछ देर बाद खाना बनाकर वो सबको परोसती है। वाह, आज के फुलके तो बड़े नरम और फूले बने हैं। हाँ सोनिया, आज तो मैं 2 रोटी और ज्यादा खाऊंगा। लेकिन अब अंजलि मन ही मन सोचती है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? बासी आटे के ताजा फुलके कैसे बन सकते हैं? ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम बासी आटे की रोटियां खा रहे हो। जरूर इस सोनिया की बच्ची ने कुछ गड़बड़ की है। अंजलि को अब सोनिया पर शक होने लगता है और वो उस पर नजर रखने लगती है। अगले दिन वो सोनिया से कहकर रसोई से बाहर चली जाती है, लेकिन अब वो चुपके से बाहर की तरफ जाकर रसोई की खिड़की से उस पर नजर रखने लगती है। लेकिन सोनिया जानती थी कि उसकी जेठानी ऐसी कोई हरकत जरूर करेगी, इसलिए उसने पहले आटा गूंथकर जिस डब्बे में उसकी जेठानी ने रात का आटा रखा हुआ था, उसने उसमें से वो हटाकर वहाँ पर ताजा फुलके का आटा रख दिया था। शुक्र है, अब कम से कम रोज रोज हमें ये सब तो नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन इन सब में ये होने लगा कि जल्दी जल्दी आटा खत्म होने लगा। और फिर एक दिन अंजलि सोनिया को बासी आटा गाय को देते हुए देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो ये सब तेरे कारण हो रहा है, तेरी वजह से खाना इतना बर्बाद हो रहा है, और सब तेरी वजह से सब मुझ पर शक करते हैं कि मैं हिसाब ठीक से नहीं रखती। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहती है। भाभी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अम्मा जी को और हम सबको बस ताजा खाना मिले, इसीलिए मैंने बासी आटे की जगह ताजा आटे का इस्तेमाल किया। छोटी बहू को देख अब सास भी बोल पड़ी। अंजलि, बहू का कहना कुछ गलत नहीं, बासी आटे से खाना बनाना ठीक नहीं, सेहत खराब हो सकती है। हाँ अंजलि, बचत अच्छी बात है, पर अगर उससे प्यार और स्वाद चला जाए तो उसका क्या मतलब? उस वक्त अंजलि अपने कमरे में चली गई। उस रोज उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। क्या सच में मैं जरूरत से ज्यादा सख्त हो गई हूँ? सोनिया तो बस सबकी भलाई चाहती है, शायद मैं ही हर बात में उसे गलत समझने लगी थी। भाभी, दूध पी लीजिए, अम्मा जी ने कहा है आपसे कुछ न कहें, पर भूखे मत रहिए। तू सच में बहुत भली है, मुझसे गलती हो गई, मैं तुझसे जलती थी, सोचती थी सब तुझे ही अच्छा मानते हैं। भाभी, घर में जलन नहीं, अपनापन होना चाहिए। हम सब एक ही परिवार हैं। अब इस घर में बासी कुछ नहीं रहेगा, न आटा न रिश्ते। और उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद अंजलि और सोनिया की रसोई एक हो गई। अब कोई झगड़ा नहीं होता, बस चूल्हे पर हर सुबह ताजे फुलकों की खुशबू और रिश्तों की मिठास फैली रहती। वैसे तो संगमपुर गांव में आटा चक्की की और भी 3-4 दुकानें थी, पर गांव के लोग सबसे ज्यादा रामलाल की दुकान से ही आटा खरीदते थे। रामलाल कहाँ थे 2 दिन से? साली की शादी में दूसरे गांव गया हुआ था भैया जी। अच्छा, तभी 2 दिन दुकान नहीं खुली। लाओ 10 किलो आटा तोल दो। कल घर में आटा खत्म हो गया, दूसरी दुकान से मजबूरी में 1 किलो आटा ले गया। एक टाइम रोटी बनाई, किसी ने ठीक से खाई भी नहीं। तुम्हारी चक्की के आटे में और गाँव की बाकी चक्कियों के आटे में जमीन आसमान का फर्क है भैया। भैया जी, अब आपको खुद ही फर्क पता चल गया होगा महंगे और सस्ते आटे की रोटियों में। आप कहते हो ना मेरी दुकान का आटा बाकी दुकानों से महंगा क्यों है, बस यही वजह है। मुझे एक दिन ग्राहक नहीं बुलाना। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ ताकि मेरे ग्राहक मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। मैं भी अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद और सेहत का पूरा ख्याल रखता हूँ। भैया जी, भले ही महंगा आटा बेचता हूँ, पर नंबर 1 गेहूँ इस्तेमाल करता हूँ। ग्राहकों को रामलाल की दुकान के आटे की ही आदत थी। रामलाल के बंधे हुए ग्राहक हर महीने 20-20 किलो आटा खरीदने आते ही थे। रामलाल भी बढ़िया गेहूं के आटे को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता था। रामलाल की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। माँ शांति और पत्नी उर्मिला के साथ वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। अरे बेटा, आज आने में बहुत देर कर दी। माँ, गेहूँ साफ करवाने में समय लग गया। तुम तो जानती हो मैं अपनी आंखों के सामने खड़े होकर गेहूँ साफ करवाता हूँ, मुझे तभी तसल्ली होती है। तुम भी अजीब हो। अरे नौकर किस लिए रखे हुए हैं, अपने आप उन्हें साफ करने दिया करो, तुम क्यों खड़े रहते हो? उर्मिला, अपने काम के लिए साथ खड़ा होना पड़ता है, वरना नौकर जल्दबाजी में काम करते हैं। अगर मैं साथ में खड़ा होता हूँ तो वह तसल्ली से गेहूं को साफ करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जरा सी भी भूल की वजह से मेरा काम खराब हो। गांव के सारे ग्राहक मेरी ईमानदारी और बढ़िया आटा देखकर ही तो मेरी दुकान पर आते हैं। बिल्कुल सही कहा राम बेटा, ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है, और यदि किसी भी काम में बेईमानी आ जाए तो फिर उस काम को बर्बाद ही समझो। मेरा बेटा ईमानदारी से काम करता आया है और हमेशा ईमानदारी से ही काम करेगा, और ईश्वर उसे आगे भी ऐसे ही सफलता देंगे। रामलाल और उसकी माँ ईमानदारी पर बहुत विश्वास करते थे। रामलाल ने सदा से ही ईमानदारी का मार्ग अपनाया और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता रहा। एक दिन रामलाल की साली, जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी,
घर पर रहने आई हुई थी। इस बीच रामलाल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें रामलाल के पैर में चोट आई। रामलाल चल नहीं सकता था, पर दुकान पर बैठना बहुत जरूरी था। दीदी, जब तक जीजाजी ठीक नहीं होते तब तक मैं और तुम काम संभाल लेते हैं। अभी 1 महीने तक तो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुनो, मैं और कमला कल से ही आटे का सारा काम संभाल लेते हैं। कर पाओगी तुम दोनों, क्योंकि बहुत समझदारी से सारा काम करना होता है। पुराने ग्राहक बंधे हुए हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अरे रामलाल, कैसी तबीयत है भैया? अरे अभी तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है भैया। पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है, समय लगेगा। अरे तुम्हारी दुकान से सब आटा खरीदते थे, अब सबको बहुत परेशानी हो रही है। सब यही आस लगाए बैठे हैं कि कब तुम दुकान खोलो और कब हम सब तुम्हारी दुकान से आटा खरीदें। भैया, अब आप चिंता मत करो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं दुकान संभालूंगी। आप सबको आटा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है भाभी जी, अच्छा चलता हूँ। है आदमी के जाने के बाद उर्मिला की सास उसकी प्रशंसा करने लगी, साथ ही उसे समझाया भी। देखो बहू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दुख में अपने पति का साथ दे रही हो, पर एक बात याद रखना, जिस तरह मेरा बेटा ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ काम करता आया है, तुम्हें भी वैसा ही करना है, ताकि हमारा ये काम वैसा ही चलता रहे जैसा हमेशा से चलता आया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और काकी, मैं भी तो हूँ दीदी के साथ, दीदी को अकेले परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, ये भी ठीक रहेगा, उर्मिला को अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम दोनों बहनें मिलकर काम संभाल लो। रामलाल ने उर्मिला को सारा काम समझा दिया और अगले दिन से ही उर्मिला अपनी बहन कमला के साथ मिलकर दुकान पर बैठ गई। दुकान खुली देखकर ग्राहक बहुत खुश हुए। चलो अच्छा है आज दुकान खुली है, वरना मैं तो सोच रही थी किसी और दुकान से आटा खरीदना पड़ेगा तो रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अब ये दुकान रोज खुलेगी। मैं इस दुकान पर रोज बैठूंगी। सही है, पति का साथ दे रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। रामलाल भैया की किस्मत तो बहुत अच्छी है, जरूर उन्होंने पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम्हारी जैसी पत्नी उन्हें मिली। मुझे 20 किलो आटा तोल दो। दीदी, तुम पैसे लो, मैं आटा तौल देती हूँ। हाँ, तू तौल दे। पर राजू क्यों नहीं आ रहा? या तो उसको पता नहीं कि हम दुकान पर बैठने लगे। एक काम करते हैं, राजू को घर पर बोलते हुए जाएंगे, कल से वो भी दुकान पर आ जाएगा। राजू रामलाल की दुकान पर काम करने वाला नौकर था। दुकान बंद थी, इस वजह से राजू भी घर पर ही था। पर रास्ते में जाते हुए उर्मिला ने राजू को अगले दिन आने के लिए कह दिया। अगले दिन से राजू भी उर्मिला और कमला की मदद के लिए फिर से दुकान पर काम करने लगा। उर्मिला दीदी, गेहूँ खत्म हो गई है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, खरीदने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कल तू हमारे साथ चलना, हम गेहूँ खरीद लाएंगे। दीदी, गेहूँ को लाकर धोना भी तो पड़ेगा। वो हम बाद में देखेंगे, पहले खरीद तो लाए। अगले दिन उर्मिला और कमला राजू के साथ उसी दुकान पर गेहूँ खरीदने जाती हैं, जहाँ से रामलाल गेहूँ खरीदता था। ये तो बड़ी महंगी गेहूँ है, इससे सस्ती गेहूँ नहीं है क्या? रामलाल जी, ये गेहूँ लेकर जाते हैं। इस गेहूँ के आटे की रोटियाँ बढ़िया बनती हैं, बस थोड़ा महंगा है, पर रामलाल को यही पसंद है। दीदी, बात सुनो, इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? दीदी, जीजा जी तो पागल है, इतना महंगा गेहूँ खरीद कर महंगा आटा बेचने में क्या ही मुनाफा होता होगा। अगर हम सस्ता गेहूँ खरीद कर महंगे में बेच दे तो लोग जीजा जी की ईमानदारी को अच्छे से जानते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। एक बार करके तो देखो दीदी, देखना बहुत कमाई होगी। कह तो तू सही रही है, ठीक है, तो हम सस्ती वाली गेहूँ खरीद लेते हैं। सस्ता आटा उसी दाम पर बेचेंगे जिस दाम पर महंगा बिकता था। उर्मिला ने कमला के कहने पर सस्ता वाला गेहूँ खरीद लिया और उसने गेहूँ को साफ भी नहीं किया, ऐसे दुकान पर रख दिया। उर्मिला दीदी, आपने गेहूँ को धुलवाया नहीं, इसमें कोई कंकड़ पत्थर होंगे तो साथ में ही पिस जाएंगे। राजू, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम गेहूँ को धोकर सुखाएं फिर पीसें। राजू, तू यहाँ पर नौकर है, इसलिए ज्यादा बीच में बोलना तेरे लिए सही नहीं है, वरना हम तेरी जगह किसी और को रख लेंगे जो चुप रहता हो। वही हुआ जिस बात के लिए राजू उर्मिला और कमला को रोक रहा था। अरे पकड़ो अपना आटा वापस, ये वो आटा है ही नहीं जो रामलाल भैया से हम खरीद कर ले जाते थे। ये आटा बहुत सस्ता है, इतनी घटिया रोटियां बनी हैं इस आटे की पूछो मत। सारी रोटियां सूख गई और आटे में कंकड़ पत्थर जैसा किरकिरा स्वाद भी आ रहा था। बहन जी, सस्ते आटे की रोटियां ही बनानी हो तो हम इस दुकान से क्यों खरीदेंगे? हम तो महंगा आटा खरीदने आते हैं ताकि हमें बढ़िया रोटियां मिल सकें, पर ये महंगे दामों में आटा बेचकर सस्ता आटा दे रही है। मेरा आटा भी वापस ले लो भाई। उस दिन उर्मिला को बहुत बुरा लगा। उसकी एक गलती की वजह से सारे लोग आटा वापस करके गए, जिससे उर्मिला को बहुत नुकसान हुआ। दीदी, कहाँ जा रही हो? रुको तो, महंगी और बढ़िया गेहूँ लेने जा रही हूँ ताकि दुकान पर फिर से वही आटा बेच सकूं जो तुम्हारे जीजा जी बेचते आए हैं। राजू, चल मेरे साथ चल, ये सारी गेहूँ वापस करनी है और इसकी जगह वही गेहूँ खरीद कर लाएंगे जो तुम्हारे मालिक खरीदते आए हैं। गेहूँ को अच्छे से साफ करके धोकर सुखाकर फिर दुकान पर पीसना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कमला, तू दुकान पर बैठ, मैं राजू के साथ होकर आती हूँ।
उर्मिला को पता था कि आज जो गलती हुई है अगर उसे दोबारा दोहराया गया तो उसके पति का बना बनाया व्यवसाय और बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी। उसने अपनी गलती को सुधारा और सस्ता आटा बेचना बंद कर दिया। अब वो वही आटा बेचती थी जो रामलाल बेचा करता था। कुछ समय बाद जब रामलाल ठीक हो गया तब वैसे का वैसा ही उसका काम मिला जैसा वो हमेशा से करता आ रहा था। काम और कमाई में कोई कमी नहीं हुई।